नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी 2023 को शिफ्ट सेकंड में पेपर सेकंड में किस प्रकार के प्रश्न गणित, विज्ञान, हिंदी आदि में देखने को मिले हैं। तो इसी पेपर का एनालिसिस आज आपके लिए लेकर आए हैं। और यदि आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप 28 दिसंबर 2022 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक के प्रश्नों का एनालिसिस वाला वीडियो भी देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी डीके की, और यहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान, गणित, हिंदी में पूछे गए इन 25 प्रश्नों के उत्तर के साथ में वीडियो को हम देखेंगे। और पीडीएफ आप टेलीग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके अपनी ऐप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं, जिससे आने वाले विद्यार्थियों का भला हो। अब बात यहाँ पर ऐप के बारे में करते हैं। न्यू व्यूअर हैं, यदि आपने ऐप को नहीं देखा तो इस नाम से रहेगी, यहाँ पर लोगो होगा। और यहाँ पर ऐप के अंदर क्या चीजें आपको मिलती है वो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉक टेस्ट मिलते हैं जहां पर आप अपना आकलन कर सकते हैं। कुछ मॉक टेस्ट फ्री हैं, कुछ यहाँ पर पेड हैं। इसी के साथ में पर्यावरण अध्ययन के लिए पेपर फर्स्ट के लिए है ये। और यहाँ पर एक नोट्स होगा जो कि होगा थ्योरी और एमसीक्यू दोनों का मिला जुला, जिसमें 2011 से 2022 तक के सभी प्रकार के सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया गया है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं आज के हमारे उन प्रश्नों की जो कि विज्ञान गणित से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो पहला प्रश्न विज्ञान में पूछा गया था ध्वनि के संदर्भ में। तो ध्वनि के संदर्भ में प्रश्न था। और देखिए ध्वनि के संदर्भ में ध्वनि क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न ध्वनि के संदर्भ में ध्वनि के बारे में ही पूछ रहा है कि ध्वनि क्या है। तो कंपन है, मानव है, ध्वनि है, वाक तंतु है। इस प्रकार का विकल्प इसमें 4 रखे गए थे। तो यहाँ पर देखिए ध्वनि के संदर्भ में यदि हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि यहाँ पर एक कंपन के रूप में रहेगा। और उत्तर को थोड़ा समझने का प्रयास भी करते हैं। ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही हम ध्वनि कहते हैं। तो एक प्रकार का कंपन भी कह सकते हैं या एक प्रकार का विक्षोभ भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी विकल्प में हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जो भी विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट जो है एग्जाम देने जाते हैं वो भेजते हैं। हम खुद यहाँ पर कोई एग्जाम देने नहीं जाते हैं। अभी फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आपके क्वेश्चन बहुत गलत है। तो देखिए सीधे मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भेजते हैं उन्हीं को हम सही मान लेते हैं और उन्हीं को आपको उपलब्ध कराते हैं। और हम तो सिर्फ एक माध्यम है, देने वाले कोई और हैं और लेने वाले कोई और है। हम सिर्फ बीच में एक माध्यम के रूप में आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं, है ना। तो थोड़ा प्रयास हमारा रहता है कि आपको कोई भी गलत प्रश्न ना दिए जाए, परंतु कुछ लिखावट की वजह से, कुछ समझने की वजह से, कुछ बताने की वजह से त्रुटियां हो जाती हैं, तो आप उनको अन्यथा ना लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न, संपर्क बल किसको वर्गीकृत करेगा। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न भेज दिया तो अब इसको हम क्या समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि कुछ किसी प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, उसमें शायद उसके उदाहरण दे रखे हो या कोई और कुछ दे रखा होगा। तो यहाँ पर उत्तर के माध्यम से हम तो सिर्फ आप उसको थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नया प्रश्न उसमें निकल के आ जाता है वो आपको देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर संपर्क बल की सिर्फ एक परिभाषा आपको दी गई है और कुछ उदाहरण दिए, हो सकता है कि इनमें से कोई उदाहरण वहां पर रखे गए हों। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम अभी बाकी है और उसमें कुछ उदाहरण आपके लिए यदि उपलब्ध हो जाए, जिससे कि आपके आने वाले समय में यदि प्रश्न आता है उसमें बदल करके आता है किसी प्रकार से, तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प इससे मिले, इसलिए हम यहाँ पर इनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक संपर्क बल जो है कोई भी दो वस्तुओं के बीच या एक दूसरे के संपर्क करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। अब जैसे कार को धक्का देते हैं तो ये भी संपर्क बल का उदाहरण है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बन जाता है, गेंद को लात मारना ये कौन से बल का उदाहरण है, ये भी वही है। और हमारे रोजमर्रा के कई सारे उदाहरण जहाँ संपर्क बल काम करता है, जैसे कि पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य में लगने वाला बल जो है वो भी एक प्रकार का बल है। पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में लगाया गया पेशी बल, तो ये भी हमारे संपर्क बल के ही उदाहरण हैं, जिसे हम घर्षण बल भी कह सकते हैं, पेशी बल भी कह सकते हैं। तो देखिए 2 उदाहरण ऐसे आपको मिल जाते हैं जहां पर संपर्क बल के रूप में ये बल भी काम करते हैं। आगे चलते हैं। तो मानव परिसंचरण तंत्र से कोई किसी प्रकार का प्रश्न था, प्रश्न पूरा क्लियर नहीं हो पाया, इस प्रकार से हमने यहाँ पर टॉपिक को उसमें दे दिया है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न था, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण पूछा गया था और इसके लिए विकल्प में थे भुट्टा, खीरा, गुलाब, पपीता। 4 विकल्प में मतलब ये विकल्प रखे गए थे और इसमें से द्विलिंगी पुष्प पूछा गया था।
तो देखिए द्विलिंगी पुष्प वो पुष्प होता है जिसमें पुकेश्वर स्त्री केसर दोनों होते हैं और उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक उदाहरण आपको मिलता है गुलाब का, और गुलाब इसमें से हमारा जो था सही उत्तर था गुलाब, है ना। तो यहाँ पर कुछ और उदाहरण आपको मिल जाते हैं, जैसे टमाटर होता है, टमाटर के अंदर भी द्विलिंगी पुष्प होता है, बैंगन में भी, गुलाब में भी और सरसों में भी। तो ये चार आपके लिए नए प्रश्न हैं यहाँ पर, जिसमें टमाटर, बैंगन, सरसों। अब देखिए प्रश्न अगले दिन किसी प्रकार से आता है और यहाँ पर ये उदाहरण ना होकर के ये विकल्प हो जाए, इनमें से कोई एक विकल्प हो जाए, तो इसलिए आपको एक आने वाले तैयारी के रूप में यहाँ पर उत्तर हम उपलब्ध कराते हैं। आगे चलते हैं, घर्षण बल से संबंधित प्रश्न पूछा था। घर्षण बल का यहाँ पर उदाहरण पूछा होगा कि कौन सा है, जैसे मिट्टी के बर्तन, कूलर को पकड़ना, सड़क पर चलना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो था वो यहाँ पर सड़क पर चलना जो है ये घर्षण बल का उदाहरण है। अब घर्षण बल मतलब वही संपर्क बल का भी एक प्रकार है ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब कोई ठोस वस्तु दूसरी वस्तु पर इस तरह से रखी जाती है कि दोनों के समतल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इस दिशा में वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकने के लिए बल लगाना पड़ता है और इस बल को एक सीमा से कम होने पर दूसरी वस्तु पर नहीं खिसका सकती है। तो इस विरोधी बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं और इसका उदाहरण ये हो जाता है सड़क पर चलना वगैरह इस प्रकार से। एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, पौधों में फल खनिजों के संदर्भ में सही गलत को पहचानिए। अब किस प्रकार के विकल्प थे, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विज्ञान पाठ्यचर्या की मुख्य विशेषता की यहाँ पर बात की गई। तो देखिए विज्ञान पाठ्यचर्या की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है, तो यहाँ पर कोई भी विशेषता हो सकती है क्योंकि विशेषताएं एक से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया यही विशेषता थी, पर यहाँ पर हम कुछ उद्देश्य इसके जो होते हैं विज्ञान पाठ्यक्रम के, इसकी पाठ्यचर्या के बारे में। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को बुनियादी वैज्ञानिक विचारों और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने में मदद करना इसका पाठ्यक्रम होता है, वह इसकी पाठ्यचर्या होती है। और छात्रों को उन प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो रूढ़िवादी रूढ़ियों को खत्म करके वैज्ञानिक सोच को बना सके। मतलब बच्चों को में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, है ना, सिद्धांतों को समझने में मदद करना, ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हो जाती है। अब जरूरी नहीं कि यही वहां पर विकल्प में रखी गई हो। आयरन के बारे में सही गलत पूछा गया था ना, कि लौह तत्व के बारे में कोई चीज क्या है, सही है गलत है, इस प्रकार का कोई प्रश्न इसमें रखा गया था। आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आ जाता है प्रश्न, दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल उत्तल लेंस इस प्रकार के। तो देखिए लेंस तो होगा नहीं इसमें, यहाँ पर दर्पण पूछा है ना, तो दर्पण की बात करें तो इसमें दंत चिकित्सक जो होते हैं ना दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये लेंस इसमें गलत लिख दिया है। अब हो सकता है कि दो विकल्प लेंस के रख दिए और तीसरा जैसे मान लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण हो और चौथे विकल्प में यहाँ पर उत्तल दर्पण हो, तो इस प्रकार के भी विकल्प रखे जा सकते हैं। और कभी कभी जल्दबाजी में हम दर्पण और लेंस में अंतर नहीं कर पाते हैं और हम उत्तर लगा देते हैं कि ये हमारा पहला वाला उत्तर है। तो कभी कभी दर्पण और लेंस जल्दबाजी के कारण देखने में ऐसी त्रुटियां हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दंत चिकित्सक अपने मरीज के दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर हमारा बन जाता है यहाँ पर अवतल दर्पण का। आगे चलें, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सही जोड़ी का मिलान करने का था जिसमें अम्ल, क्षार आदि के कुछ ऐसे उदाहरण रखे गए थे। एक तरफ यहाँ पर कुछ फलों के नाम, कुछ सूचकों के नाम, जैसे हल्दी है, इमली है, जल है, और इधर क्षार, उदासीन सूचक, थोड़ा सा क्षार यहाँ पर गलत तरीके से लिखा है, अब उस बात को अवॉइड कीजिएगा। तो क्षार ये होगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर दिए हम इनका सही जोड़ी का मिलान करें तो जल जो है वो एक उदासीन होता है और सूचक के रूप में हल्दी हो जाती है, और इमली जो होती है ना इसमें एक अम्ल होता है, क्षार नहीं होता है। तो यहाँ पर उत्तर देने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, इमली जो होती है उसमें टार्टरिक एसिड होता है और ये इमली, अंगूर आदि में पाया जाता है। इसके साथ में सूचक के रूप में हल्दी कार्य करती है और जल जो होता है वो उदासीन होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारी इनकी सही जोड़ी बन जाएगी। आगे बात करें तो अधातु का गुण पूछा गया था। अब अधातु के गुण भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ रासायनिक गुण देने का प्रयास किया है। भौतिक गुण तो हम सभी जानते ही हैं। तो देखिए तेजी से संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, साझेदारी करते हैं, ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं जो अम्लीय होते हैं, और ये उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं और अच्छे ऑक्सीकारक एजेंट होते हैं। तो ऐसी कुछ विशेषताएं यहाँ पर गुण हो सकते हैं, चाहे वो रासायनिक रूप में रखे गए होंगे या फिर भौतिक रूप में। तो भौतिक रूप में यहाँ मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप समझ सकते हैं। आगे अगला प्रश्न जो था प्रेशर कुकर के संदर्भ में सही गलत को पहचानने से संबंधित था और सरल जो लोलक होता है उससे संबंधित था प्रश्न, यहाँ पर सरल लोलक से संबंधित। तो आगे फिर एक प्रश्न था, सही जोड़ी का मिलान कीजिएगा, तिलचट्टा।
तो देखिए ये जो सही जोड़ी है ना, ये श्वसन अंगों की सही जोड़ी है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो श्वसन अंगों की सही जोड़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी के रूप में तिलचट्टा है और केचुआ है, छिपकली है, मछली है ना। तो यहाँ पर देखिए तिलचट्टा जो होता है वो श्वास नली के माध्यम से यहाँ पर शोषण करता है, केचुआ त्वचा के माध्यम से करता है। मछली का इधर यहाँ पर लिखा नहीं है। मछली जो होती है वो गेल से या गलफड़े से करती है, और यहाँ पर छिपकली क्लोन जो है ये थोड़ा सा गलत है ना। तो यहाँ पर क्लोन नहीं हो सकता है ये, है ना। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी गलत है। तो यहाँ पर इस प्रकार की सही जोड़ी श्वसन अंगों से संबंधित भी पूछी गई थी। अगला प्रश्न था इसमें, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है। तो ये कोई भी उद्देश्य वहां पर रख दिए गए होंगे और इस प्रकार से प्रश्न दिया गया था। आगे यहाँ पर धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में पूछा गया था, जैसे किसमें किसकी क्रियाशीलता यहाँ पर कम होगी, ज्यादा होगी, इस प्रकार से प्रश्न रखा गया था। तो यदि हम धातुओं की बात करें तो उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जो क्रम तैयार होता है, तो उसमें देखिए पोटेशियम सबसे ऊपर होता है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एलिशियम है, जिंक है। और यहाँ पर ये क्रम जो है ना ये घटता हुआ क्रम है, और इसमें हम देखें तो जिंक नीचे आ रहा है, उसके नीचे आयरन आ रहा है, फिर लेड आ रहा है, फिर हाइड्रोजन आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम रहेगा जो कि घटते हुए क्रम में रहेगा। तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर धातु को रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। आगे देखें तो वो कौन सी धातु है जिसमें आयरन में मिलाने पर स्टील में परिवर्तन करने के लिए मिलाया जाता है। तो देखिए लोहे में जब हम निकल और क्रोमियम मिलाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप स्टेनलेस से स्टील प्राप्त होता है, और ये तुलनात्मक रूप से कठोर होता है। तो लोहे को हम जब स्टेनलेस से स्टील में बदलते हैं तो उसके लिए हम उसमें निकल और क्रोमियम मिलाते हैं। आगे देखिए लेखक कवि आदि में कौन सी बुद्धि होती है या कौन सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इनमें मुख्य रूप से जो उच्च भाषाई बुद्धि होती है ना वो देखने को मिलती है, क्योंकि वकील, कवि, लेखक, वक्ता जिनमें हार्वर्ड गार्डनर इनमें उच्च भाषाई बुद्धि के रूप में इनको देखते हैं। और मूर्त अमूर्त का भी यदि हो सकता है विकल्प वहां पर रखा गया हो तो अमूर्त बुद्धि भी होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रतिकूल का था। हिंदी के अंदर जो गद्यांश पद्यांश थे उनसे संबंधित प्रश्न है ये, जिसमें कुछ विलोम शब्द देखने को मिले थे। तो यहाँ पर प्रतिकूल का अनुकूल बन जाता है। इसके लिए 4 विकल्प इस प्रकार के थे। आधुनिक का विलोम शब्द भी पूछा गया था, तो यहाँ पर प्राचीन जो होगा वो आधुनिक का विलोम शब्द हो जाएगा। अवगुण में उपसर्ग पूछा गया था हिंदी के अंदर, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा उपसर्ग। अंतरा का कुछ अर्थ पूछा गया था, तो अंतरा मतलब की होता है आंतरिक चेतना, और इसके लिए विकल्प इस प्रकार से यहाँ पर रखे गए थे। और आगे बढ़े तो अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें ये प्रत्यय जो रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। और कुछ प्रश्न यहाँ पर एनसीएफ से संबंधित पूछे गए थे, कुछ एनईबी से संबंधित पूछे गए थे। तो इस प्रकार से प्रश्न जो थे वो आज के जो थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।